फिर आपको अकबर और मुगल साम्राज्य को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि अकबर को ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अकबर ने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया और विशाल बनाया। उसने कई राजपूत शासकों के साथ मित्रता और उन्हें मुगल प्रशासक में महत्वपूर्ण स्थान भी दिए थे। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल ओम इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम आपको करवाएंगे आपका प्यारा सा चैप्टर, जो कि है चैप्टर 5। ये हिस्ट्री हमारे चल रही हिस्ट्री की सीरीज, इसी में हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता होगा तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 तक अच्छे से आपको कंप्लीट वीडियो मिल गया है वन शॉट के तौर पे। आज भी हम वैसे ही पढ़ेंगे, पहले चैप्टर को समझेंगे पूरी तरीके से, ठीक है, अच्छे से चैप्टर को समझेंगे और उसके बाद उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे, जो पॉइंट्स होंगे, हम सारा कुछ इस चैप्टर में करने वाले हैं। सो आपकी क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो बच्चे नहीं करना है क्लास, देखो ये बात में बहुत ज्यादा वो लगता है ना, एक साथ बोझ हो जाता है, तो वो बोझ को ना रखिए, एक एक क्लास को अच्छे से अटेंड कर लीजिए जल्दी जल्दी में। इसीलिए आपका अच्छे से आप अटेंड कर पाओ, ज्यादा ये नहीं रहे, इसलिए आपका फॉर्म में हम बोलते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, जो आप देख लो। जब भी कोई डाउट वगैरह है कमेंट सेक्शन में है, अपना कमेंट कीजिए डाउट को, और उसको आपको पता चलेगा, जो रिप्लाई भी किया जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आपका हमारा प्यारा सा चैप्टर, जिसका नाम है 17वीं शताब्दी में मुगलों का क्षेत्रीय प्रतिरोध। यानी कि हम लोग जब चैप्टर 1 से पढ़ते हैं तो समझ में आता है जो 1526 में मुगल वंश की स्थापना होती है, बिल्कुल। अब इससे आगे मुगलों का जो संघर्ष रहता है तो वो चलता रहता है। ये सब भी हमने देखा, बाबर कादी के बारे में, हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में, सब कुछ ये पहले चैप्टर में। अब आपको इस चैप्टर में क्या देखना है, जो 17वीं शताब्दी कहने का मतलब जो 1600 का बाद का जो टाइम पीरियड है और 1700 के बीच में, 1700 से पहले और 1600 के बाद में जो जितने भी आते हैं, उस टाइम में मुगलों का ना क्षेत्रीय, यानी कि जो क्षेत्र के जो लोग रहते उनसे क्षेत्रीय प्रतिरोध किन किन राजाओं से था, किन किन लोगों से था, इस टाइप का आपका बोल सकते हो जो इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। तो चैप्टर जो है स्टार्टिंग आपको बोल रही है, जैसे कि मैंने अभी बताया, बिल्कुल भी जो बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। सबको याद है, जब बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की, तो 1526 में। अकबर ने इसे मजबूत किया और राजपूतों के साथ सहयोग की नीति बनाई थी। अकबर की नीति भी बहुत ही ज्यादा तो प्रशंसनीय है, क्योंकि उन्होंने सबको मिला के लगभग में काम किया, ठीक है। फिर आपको जहांगीर और शाहजहां के समय में भी मुगल साम्राज्य का शक्तिशाली रहा। मुगल साम्राज्य भी शक्तिशाली था, क्योंकि उस टाइम भी ठीक रही थी। किसके? तो जहांगीर की बात करें या फिर हम शाहजहां की बात करें। लेकिन हमने पढ़ा है जो औरंगजेब के समय लगातार युद्ध, जजिया और कुछ नीतियों के कारण अनेक क्या हुआ था, तो क्षेत्रीय शक्तियों में असंतोष बढ़ा था। यानी कि जजिया के बारे में हमने पढ़ा है, और कुछ और भी नीति थी और कुछ भी और भी पॉलिसीज होती थी। इनके कारण क्या होता था, जो क्षेत्रीय जो लोग थे, वहाँ के जो लोकल लोग होते थे, उनमें असंतोष की भावनाएं थी। और इसे ही नहीं, आसपास में भी इनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा हुआ था औरंगजेब के समय, क्योंकि मैंने बताया था औरंगजेब एक ऐसा शासक था जो सिर्फ क्या हो जाता, कट्टर मुसलमान, क्या था, कट्टर मुस्लिम था। वो क्या सोचता था, जो हमारा धर्म आगे बढ़े। आज जब धर्म के नाम पे कब किसी के साथ आघात होता है तो कुछ ज्यादा ही ये धार्मिक मामलाएं चलने लगती है। तो ये पॉइंट्स आपको कंप्लीटली ध्यान में रखना है। फिर आपको ध्यान में रखना है जो राजपूतों ने क्या किया, मारवाड़ और मेवाड़ में मुगलों का विरोध किया। बिल्कुल, दुर्गादास राठौर ने अजीत सिंह और मारवाड़ के अधिकार की रक्षा की। मतलब उन्होंने भी ज्यादा से ज्यादा इनका जो मुगलों का संघर्ष राजपूतों से था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सवाई जयसिंह द्वितीय ने अमीर के शासन में क्या किया था, जो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। जाटों ने गोकुल, राजा राम और चूड़ामन के नेतृत्व में संघर्ष किया था। इनका भी संघर्ष हमको इस चैप्टर में पढ़ना होगा। फिर आपको 1672 में नारनौल में क्या है, सतनामी का विद्रोह उठा, इसके बारे में। और मराठों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में गनीमी कावा युद्ध का प्रयोग किया करते थे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के लगातार प्रतिरोध ने मुगलों की जो शक्ति थी उसको क्या किया, कमजोर किया, और आगे चल के मुगल साम्राज्य के पतन की जो प्रक्रिया थी वो तेज हो गई। क्योंकि हमने देखा है ज्यादा तो पढ़ने को मिलता है औरंगजेब के
उसके बाद आगे मुगल साम्राज्य का बोला जाता है धीरे धीरे क्या होने लगा था, तो पतन होने लगा था। तो ये रहती है। अब इसके आगे हम थोड़ा सा देखते हैं इसके पॉइंट्स में। तो पहले आपको देखना है, सबसे पहले बाबर की समयकाल को देख लेते हैं, बहुत अच्छा के बारे में। यानी कि बाबर भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक की स्थापना किए थे, हम सबको पता है। संस्थापक उन्होंने उसने कब किया था, तो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ। पानीपत का प्रथम युद्ध इनके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, यानी कि इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की थी। यहाँ से स्टार्टिंग होती है मुगल साम्राज्य। बाबर के ये बाद हुमायूं और फिर क्या बने, तो अकबर शासक बने। ये सब हम जानते थे, पहले चैप्टर का भी पॉइंट्स है इसमें। फिर आपको अकबर और मुगल साम्राज्य को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि अकबर को ज्यादा ही इंपॉर्टेंस था। अकबर ने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया और विशाल बनाया। उसने कई राजपूत शासकों के साथ मित्रता और उन्हें मुगल प्रशासक में महत्वपूर्ण स्थान भी दिए थे। बिल्कुल इसके साथ तो अकबर इसलिए महान शासक के रूप में भी जाना जाता है, हम लोग जानते हैं। अकबर की बहुत प्रसिद्ध नीति होती थी, जैसे 16 कुल की नीति। इसका अर्थ होता है सभी धर्मों के लोगों को क्या करना, शांति और सहिष्णुता व्यवहार किया जाना। मैं कहने का उनका मतलब था अकबर का, अकबर मतलब सभी धर्म को समान अधिकार देते थे। सभी धर्म को क्या देना थे, समान अधिकार। तो जब सभी धर्म को समान अधिकार मिलता था, तो ये अकबर की नीति थी, तो जिस कारण कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आगे देखना कैसे ये चेंजमेंट होते हैं। तो अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो अकबर और जहांगीर, तो यहाँ पे शाहजहां के बारे में ध्यान देंगे, क्योंकि शाहजहां और जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर के पास ना वो जो तो एक रियासत मिल गया बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें क्या किया, जो इसका अकबर तो बहुत ज्यादा साम्राज्य को एकदम अधिकार में कर रखा था, ये तो बढ़कर ही रखा था। तो यानी जहांगीर को उतना ज्यादा क्या नहीं, संघर्ष नहीं झेलना पड़ा। अब इसमें देखेंगे अकबर के बाद जहांगीर और फिर शाहजहां मुगल के सम्राट बने थे। बिल्कुल इनके समय में मुगल साम्राज्य भी उन्नति पे था, शक्तिशाली ही था। शाहजहां के समय में मुगल साम्राज्य का बहुत ज्यादा समृद्ध हुआ था, मतलब समृद्धि बढ़ी, अच्छे से लोग उस टाइम काम करते थे। लेकिन जब शाहजहां का कौन आता है, जब औरंगजेब आता है ये, तो इसका पतन के कारण धीरे धीरे शुरू हो जाती है। लेकिन बड़े बड़े युद्ध में और निर्माण कार्यों में भी बहुत ज्यादा धन खर्चा करते, मतलब धन खर्च ज्यादा करता था कौन, तो शाहजहां। क्योंकि इसी टाइम हम लोग जानते हैं ताजमहल के बारे में, और भी बड़े बड़े स्थापत्य कला का विकास इसी में होता है। ठीक है, अब औरंगजेब की पढ़ते ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। यानी कि जब जो पीढ़ी स्टार्टिंग होती है बाबर से, वो धीरे धीरे सबको ठीक चलता रहता है। लेकिन जब औरंगजेब आता है तो इसकी कहानी लगता है धीरे धीरे डगमगाने लगती है इसकी। अब औरंगजेब मुगल साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक में से है। बिल्कुल यह उसने मुगल साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाने का प्रयास किया था। हालांकि उसकी युद्ध की नीति बहुत ही ज्यादा बहुत तगड़ी टाइप की थी, वो बहुत अच्छे से नेतृत्व करने वाला था। लेकिन उसका मानसिकता, उसकी जो सोच विचार जो थी, यही उस साम्राज्य को लेक डूबने का काम करने लगा। देखो उसने लंबे समय तक मराठों, बीजापुर और गोलकुंडा जैसी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किए थे। इन लगातार युद्धों से मुगल साम्राज्य की आर्थिक और सैनिक शक्ति पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। कहने का मतलब होता है जब युद्ध होती है, लड़ाई होता है, तो ऐसा नहीं जो आप जीत गए हैं तो आप किस्मत खान हो गए, बिल्कुल नहीं। जब जीतता है जो लोग, वो बहुत ज्यादा घाटे में भी जाता है। जीत तो हो जाती है, लेकिन उसका पूरा लॉस में जाता है, क्योंकि उसका सैनिक मारे जाते हैं, वहां पे धन की खर्ची होती है और टाइम भी जाता है। तो जब भी वो लड़ाई झगड़े जो होती है, ये कभी भी निर्णायक साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ये क्या लाएगा, बर्बादी लाएगा, विद्रोही लाएगा। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ये आसानी से सीधा नहीं हो सकता है। अब इसमें उसकी कुछ नीतियों के कारण, जैसे राजपूतों, जाटों और सिखों को अन्य क्षेत्रीयों में क्या थे, असंतोष थी। यानी कि इससे मेनली मुगल का लड़ाई किसके से था, तो पहला तो राजपूतों से था, जाटों से था, सिखों से था, देखिए हम लोग, और अन्य भी और भी कई क्षेत्रीय जो शक्तियां थी उनसे था। और इसके वजह से ये ज्यादा से ज्यादा 17वीं शताब्दी में हमको देखने को मिलती है, जो इसमें बहुत ज्यादा ये पॉइंट्स आपको देखने को मिलता है। किसके बारे में, तो औरंगजेब के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करके रखना है। फिर आपको देखना है जजिया कर के बारे में। तो ये असंतोष के कारण बता देना, बहुत ज्यादा कारण थे लोगों को असंतोष था। तो ये जजिया कर जो स्टार्टिंग होती है, तो जजिया
कर एक प्रकार का क्या जजिया ही कहता है, एक प्रकार का कर था, एक टैक्स जो भी अभी हम लोग देते हैं ना जीएसटी के रूप में, उस तरीके से जिसे क्या किया जाता था, गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाता था। यही बात सबको खटकती थी। कहने का मतलब जो मुस्लिम नहीं है ये कर, ये पैसा उसी से लिया जाता था। तो अब अजीब नहीं लगता है जो हम लोग अपने उसका मंदिर में आप पूजा करने जाते तो उसका अलग टैक्स देना, उसका मतलब ये टैक्स वजह से भी असंतोष की भावना जमती गई हम लोग के अंदर। औरंगजेब ने 1679 में क्या किया, जजिया कर को दोबारा लागू कर दिया और इसे फिर से लोगों में असंतोष, यानी कि आप एक चीज देखोगे, जजिया कर को ना अकबर जो था वो इसको क्या किया, हटाया था, समाप्त कर दिया, बोला किसी को देने की जरूरत नहीं। फिर अकबर के बाद कौन लागू करता है, तो औरंगजेब फिर से लागू कर देता है। तो ये सारा जो प्रोसेस था ना, इस वजह से लोगों में असंतोष की भावना थी और ये सारा भड़कते हुए एक बार निकलता है। तो ये 17वीं शताब्दी जो थी, ये 1600 से 1700 के बीच का जो टाइम पीरियड था, इसमें बहुत ज्यादा 100 साल के अंदर बदलाव देखने को मिले थे और इस चैप्टर में आपको यही बदलाव देखने हैं। फिर अब देखो राजपूतों का प्रतिरोध, यानी कि हमने पढ़ा जो इस अकबर के मतलब स्टार्टिंग में बाबर के सराय में, फिर हुमायूं का टाइम हो, अकबर का टाइम हो, ठीक ठाक चला, शाहजहां, जहांगीर, ये सब भी चला है। लेकिन बाद में जब औरंगजेब आता है तो ये इसकी नीति ठीक थी, लेकिन ये धीरे धीरे विस्तारवाद के कारण ये धन मतलब पैसा का एक तरीके से सेविंग नहीं कर पाता था ठीक से। और देखो जिसके पास पैसा नहीं रहते हैं वो कितना भी शक्तिशाली होते हैं उसकी शक्ति कम हो जाती है, यानी कि मनी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो यही ध्यान रखना है। फिर है ये क्या, राजपूत प्रतिरोध। राजपूत प्रतिरोध यानी कि राजपूत अपने राज्य, स्वतंत्र और सम्मान की रक्षा के लिए प्रसिद्ध होते थे। आज आपको पता होगा तो जितने भी लोग होते हैं, हम लोग आत्मविश्वास क्या, आत्मसम्मान के लिए जाने जाते हैं। भाई ये क्या करते हैं, जो लड़ना मरना मंजूर रहता है, लेकिन अपने सम्मान से क्या करना मंजूर नहीं है, समझौता करना मंजूर नहीं, इसलिए और ये इनके ऊपर लगती है। फिर अकबर के समय में मुगलों और राजपूतों के बीच अच्छे संबंध थे, अच्छे संबंध उसने क्या अकबर और इनके बीच में हो गए थे। लेकिन बाद में चल के ऐसा तो नहीं है जो आपके दादा कर रहे हैं वही आपके पापा करेंगे, वही सोच अलग हो सकती है ना हमारी। तो इसी तरीके से अकबर के का सोच था, तो वो क्या करता था, टीका भी लगाते ले रहा था, यानी कि बिल्कुल दिवाली भी मना लेता था। तो इस वजह से ऐसा कोई करता है मुस्लिम इंसान तो हम लोग को क्या मिलती है, अंदर से खुशी मिलने लगती है कभी कभी, और जब खुशी मिलती है तो हम लोग लड़ना नहीं चाहते और हमारे अंतरात्मा में ये। लेकिन ये जो औरंगजेब आता है तो ये बिल्कुल उल्टा रहता है और उसका बिहेवियर ही अलग है। अब इस कारण से संघर्ष बढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन औरंगजेब के समय इन संबंधों में बहुत ज्यादा क्या बढ़ गया था, तनाव बढ़ गया, यानी कि लड़ना मारना काटना पे हम लोग आ गए थे, इंसानियती भूल चुके थे। अब इसमें विशेष रूप से मारवाड़ और मेवाड़ के राजपूतों ने मुगल साम्राज्य सत्ता का क्या किया था, विरोध किया था। दो जगह ध्यान रखना है, मारवाड़ का और मेवाड़ का, ठीक है। ये राजपूतों का मुख्य उद्देश्य था अपने राज्यों की स्वतंत्र और क्या बोल सकते हो, अधिकारों की रक्षा करना, यानी कि उनका एक ही सपना था, एक ही वो मोटिव से लड़ते थे, जो हमारे राज्य में किसी और का शासन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये उनकी मोटिव रहती थी। और इसी कारण से जब क्या होता था, लड़ाई होने शुरू हो जाती थी। तो ये पॉइंट्स आपको कंप्लीटली ध्यान में रखना है। अब इसमें अब अलग अलग जो लोग कैसे कैसे लड़े इसमें देखते हो, जैसे कि क्षेत्रीय लोग लड़े ना, क्षेत्रीय शक्ति, तो कौन कौन सी थी। तो पहले हमने बताया जो ये दो राज्यों के बारे में, राजपूत का प्रतिरोध रहता था उनसे, मुगलों के बारे में। अब इसमें कौन कौन से लोग विशेष रूप से भाग लिए उनके बारे में आप जान लो। तो देखो पहले यहाँ पे क्या है, तो आपको दिख रहा होगा दुर्गादास राठौड़ के बारे में, यानी कि इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और भी जो लोग थे इंपॉर्टेंट इनके बारे में, तो देखो दुर्गादास राठौड़ के कौन थे, तो ये मारवाड़ के प्रसिद्ध राजपूत योद्धा थे, यानी कि लड़ाई करने वाले, ठीक, सैनिक जो बोलते हैं वो थे। अब इन्होंने महाराजा के जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद अपने उनके पुत्र को क्या किया, अजीत सिंह के अधिकार को लेकर मुगलों और राठौड़ों के बीच युद्ध हुआ। किसके मृत्यु के बाद, तो ये आपको ध्यान रखना है, जसवंत सिंह, ठीक है, बिल्कुल। अब इसके किनके लिए, इनके बेटे का नाम था अजीत सिंह, इनके लिए ये योद्धा थे, यानी कि कोई भी लोग क्या चाहता है, हमारे राज्य का नहीं सर नीचे होना नहीं देना चाहता है। तो वो सोचता था जो हमारे राज्य पे जो अधिकार कर रहे हैं मुगल, हम इसको नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारा राजकुमार यानी कि ये जो अजीत सिंह था वो तो जिंदा था ना। इस वजह से ये इनका लड़ाई बोल सकते हो, स्टार्टिंग संघर्ष शुरू होता है। तो पहला ये राठौड़ों का हो गया। इसमें क्या होता है, जो दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह की रक्षा की और मारवाड़ के अधिकार के लिए लंबे समय तक मुगलों से क्या किया, तो संघर्ष किया। तो आपको एक बात नोटिस करना है, जो ये दुर्गादास कौन थे, तो मारवाड़ के थे,
बिल्कुल। और ये क्या थे, तो ये एक सैनिक थे, किसकी रक्षा के लिए लड़े, तो ये अपने राजकुमार यानी कि वहां के अजीत सिंह की रक्षा के लिए किसके विरुद्ध लड़े थे, तो मुगलों के विरुद्ध। ये लाइनिंग से ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आप दूसरा लाइन देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में, जिसका नाम है सवाई जय सिंह। ये कौन थे, तो सवाई जय सिंह द्वितीय आमेर के प्रसिद्ध राजपूत शासक थे। ये भी एक शासक थे। अब इनका क्या होता है, तो वे एक कुशल शासक होने के साथ साथ गणित और खगोल विज्ञान में भी रुचि रखते थे। ये नहीं जो वो सिर्फ शासक ही थे, इसके साथ साथ वो क्या रहते थे, तो अच्छे गणित यानी कि मैथ्स में भी उनका नॉलेज रहता था और खगोल विज्ञान में भी, नहीं नक्षत्र और उसके वहां पर आधार भी करते हैं ये पॉइंट्स में। तो और उन्होंने खगोल ये गणनाओं के लिए कई वेधशालाएं बनाई, जिन्हें जंतर मंतर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले देखा था क्या, जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, तो प्रोटेस्ट आंदोलन हो रही है, देखे थे ना। तो ये जंतर मंतर क्या थी, तो यहाँ पे टाइमिंग को गिनने के लिए जो किस तरीके से टाइम चलता है, अभी तो हम लोग घड़ी से देख लेते हैं, लेकिन उस टाइम ये गणना सही की जाए, इसके लिए ये जंतर मंतर का क्या किए थे, निर्माण किए थे, जो कि 5 जगह होती है। चलो ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, सवाई जय सिंह कौन थे, तो आमेर के थे, और ये खगोल विज्ञान में भी ये क्या रखते थे, अपना भूमिका, मतलब बोल सकते योगदान इनका ज्यादा से ज्यादा रहा, और ये जंतर मंतर का निर्माण करवाए थे। अब जंतर मंतर समझ में आ रही, खगोल यानी कि ये टाइम देखने की एक बोल सकते वो चीजें रहती टाइमिंग के बारे में, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या रहते इंपॉर्टेंस हो जाते, तो ये आपको याद रखना है सवाई जय सिंह द्वितीय के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जौहर। तो कुछ प्रथाएं भी थी इसके साथ साथ 17वीं शताब्दी में, यानी जो हमारा मध्यकालीन भारत था, उसमें सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब थी वो औरतों का था। स्थिति जो क्या थी, खराब थी एकदम ज्यादा। अब इसमें बहुत ज्यादा कुप्रथाएं शामिल थे, जिसमें से देखो यहाँ पे पहले आपको इसमें इंपॉर्टेंस में पढ़ लेना है जौहर। ये क्या होता था, तो ये जौहर जो था, ये इतिहास में ये माना जाता था ना, जब पहले में क्या होता था, जैसे कि कोई एक राज्य, मान लो ये एक राज्य, और इस राज्य के जो राजा है दूसरे राज्य के राजा से क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, ठीक है। लड़ाई में क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। मान लो ये राजा क्या हो गया, हार गया, और ये जीत गया। तो ये हारा है ना, तो इसके घर में जितने भी लोग होंगे, जिसके खास करके जो महिलाएं होंगी इसके घर में, वो सारी महिलाएं इसके यहाँ पे चली जाएंगी। इस टाइम का ये बोल सकते क्या होता था, नहीं हम लोग बोलते हैं अलग अलग इनका समझौता इस तरीके से रहता था। ये अपना या तो ये मारा जाता था, नहीं तो ये बंदी बना लिया जाता था, दो ही में से एक होगी। और यहाँ की जो महिलाएं होती थी वो कहाँ चली जाती थी, तो जहाँ जो जीता उसके इधर। तो अब इस चीज से जो महिलाएं अपने आप को बचाने के लिए वो क्या काम कर लेती थी, देखिए जो मेरे पति अब नहीं रहा, मर गया, चाहे जो भी हो, तो वो क्या काम करते थे, अग्निकुंड में आग के अंदर बस स्वयं को नहीं आत्महत्या कर लेना, एक तरीके से बोल सकते हैं, जो आग में खुद को जला देना, तो वो आत्महत्या होती है ना। तो यही जो आग में कूद गिराना क्या कहलाएगा आपका, तो ये जौहर कहलाता था। ये पूरा यानी अपने बचाव में आप क्या कर लिए, स्वयं दाह कर लिए, बस। तो ये कहलाती है। अब इसमें एक चीज और देखो, एक मिनट, इसमें क्या देखना है, तो जौहर राजपूत इतिहास की एक ऐतिहासिक प्रथा थी। बिल्कुल, जब किसी किले की हारें निश्चित हो जाती थी और शत्रु के कब्जे का क्या होता था, खतरा होता था, तब कुछ राजपूत महिलाएं द्वारा सामूहिक रूप से अग्नि में प्रवेश करने की प्रथा को क्या कहा जाता था, तो जौहर। यानी कि आप समझ रहे हो, जब कोई लगता था जो शत्रु के क्या होने वाला है, कब्जा होने वाला है, इस खतरे से क्या कर लेती थी, स्वयं को अग्नि में प्रवेश कर जाती थी। बोले थे ना जो ये अग्निकुंड में आराम से अपने आप को आत्महत्या कर लेना, दाह कर लेना। इसके बाद राजपूत योद्धा का द्वारा अंतिम युद्ध लड़ते थे, मतलब इस तरीके से खुद को क्या कर लेना, खत्म कर देना, यही जौहर कहलाता था। अब इसके प्रमुख कुछ चीजें देखते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं जो इनकी जो खास करके जो राजपूत राजा सब थे, ये उनका अपना अपना वसूल होता था, आदर्श होता था, लेकिन कुछ प्रमुख आदर्श होते थे जो सबको मानने पड़ते। आज के टाइम में भी लोग बहुत ज्यादा इसे बिलीव करते हैं। तो देखो, राजपूत समाज में वीरता,
यानी कि हम लोग आसानी से नहीं वो हारने वाले में से। स्वाभिमान और निष्ठा को बहुत ज्यादा आज भी क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, और पहले भी इतना ही महत्व था, इससे ज्यादा ही सही लेकिन कम नहीं। अब इसमें देखना है इसके प्रमुख आदर्श क्या क्या होते थे। तो पहला है आपका वीरता, यानी कि युद्ध में साहस दिखाना, मर जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बोलते हार नहीं जाए, किसी के आगे मतलब पैर घुटने नहीं टेकना, ये इनकी पहली पहचान हुआ करती थी। स्वाभिमान यानी अपने सम्मान की रक्षा करना, निष्ठा होना चाहिए, अपने राजा और राज्य के प्रति वफादार रहना। ऐसा नहीं जिधर खा रहे उधर सुखा रहे हाथ, किसी को कुछ बता रहे नहीं, कुछ कुछ पॉइंट्स होते, कुछ कुछ बातें होती है जो आप जहाँ रह रहे हो वहाँ की कहीं चुगली कहीं और कर रहे हो, तो ये आप क्या नहीं है, आपके अंदर निष्ठा नहीं है चीजों का। तो अपने घर हो या फिर आप जहाँ रह रहे हो, स्कूल हो, कोचिंग हो, क्लास हो, कुछ भी हो, तो चुगली वाला जो आदत होता है ना बहुत खराब होती है, तो ये नहीं रहता था इनके में। फिर ये वचन का पालन करना, ऐसा नहीं जो बोल दिए जहाँ जाएंगे फिर उसी टाइम पलट गए, अपने बात पे अड़े रहना, यानी कि दिए हुए वचनों को 100% पूरा करना है। कि हम लोग देखे हैं ना जो भगवान श्री राम 14 वर्षों के लिए जाते हैं वनवास, जाते हैं ना, क्यों जाते हैं, तो पता है जो वो उनके पिताजी वचन दिए रहते हैं उनकी माँ को, इसीलिए वो वचन मांग लेती है और वो चले जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इसके साथ राज्य की रक्षा करना, यानी कि अपने राज्य और किलों की रक्षा करना भी जानते थे। और स्वतंत्रता, यानी कि अपने स्वराज्य को स्वतंत्र बनाए रखना, ये इनका मुख्य आदर्श होता था। तो किसी से डरना बिल्कुल नहीं है, साहस दिखाना है, स्वाभिमान से जीना है, जितना दिन रह रहे हैं जी रहे हैं, ये सारी पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स आपको कंप्लीटली ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसमें है जाट का प्रतिरोध। तो क्या इतना समझ में आया, इससे पहले जो पॉइंट्स करवाए थे, तो ये अब जाट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अलग सतनामी विरोध के बारे में जानेंगे। तो देखो पहले जाट प्रतिरोध में क्या होता था। तो जाट प्रतिरोध मुख्य रूप से मथुरा, आगरा और इसी के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी जहाँ पे जो जाट जाट हो सकते जनजाति के लोग हैं वही के आसपास रहते थे। जाटों में बड़ी संख्या में किसानें की थी, यानी कि अभी भी आप देखोगे जो इधर यूपी का जो कुछ एरिया आता है वही उधर ही जाट लोग रहते हैं, ठीक है। ये एक जनजाति है, जाट क्या है, एक जनजाति जैसे राजपूत है उसी तरीके से। वे अत्यधिक करों या स्थानीय मुगल अधिकारों के कठोर व्यवहार से परेशान थे। क्या पर क्यों ये मुगल से परेशान थे, आप ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। वे अत्यधिक करो, करो मतलब समझ रहे हैं, कर टैक्स की बात कर रहा है, ऐसा नहीं काम करो, टैक्स के में ज्यादा से ज्यादा करो। और स्थानीय मुगल अधिकारियों के कठोर व्यवहार, ऐसा नहीं एकदम कोई बोलेगा अजीब तरीके से चिल्ला के, तो इस व्यवहार से ज्यादा ये परेशान होते थे। किसानों को अच्छे से बिहेव से नहीं बोला जाता था। तो इसके प्रमुख नेता कौन कौन से थे, तो इसका प्रमुख नेता के आपको ध्यान में रखना है, जो गोकुला, पहले ये राजा राम और चूड़ामन, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी है। जो आपसे पूछा जाएगा जो जाट प्रतिरोध जो हो रहा था, जाट लोग जो विरोध कर रहे थे मुगलों के प्रति, उसके प्रमुख नेता कौन सब थे, तो कौन सब थे, गोकुला, राजा राम और चूड़ामन, ठीक है। फिर अब देखो गोकुला ने मुगल शासक के विरुद्ध किसानों को संगठित किया था, ये भी पूछते कहीं, जो किसानों को कौन लोग संगठित किए थे, संगठित में सबको बुलाए थे, उसके प्रति जागरूक किए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में, तो गोकुला के बारे में। बाद में राजा राम और चूड़ामन ने जाट शक्ति को आगे बढ़ाया। चूड़ामन के समय जाटों की शक्ति काफी बढ़ी और आगे चलकर भरतपुर राज्य के विकास का आधार क्या हुआ, तैयार हुआ। तो इस तरीके से वो अपने क्या रखते, संघर्ष जारी रखे और इनकी चलती रहती है। फिर है आपका सतनामी का विरोध, ये कब स्टार्टिंग होता है, तो सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी में नारनौल क्षेत्र में होता है, ठीक है। अब सतनामी एक धार्मिक समुदाय था, इसमें किसान, कारीगर और सामान्य लोगों की संख्याएं क्या थी, अधिक थी। सतनामी के बारे में बात कर रहे हैं। एक स्थानीय विवाद के बाद क्या है, एक स्थानीय विवाद के बाद सतनामियों और मुगलों के अधिकार के बीच बहुत संघर्ष क्या हो गया, बढ़ गया था इनके बीच। ये धीरे धीरे एक बड़े विद्रोह में बदल गया। कुछ स्थानीय भी नहीं हो सकते, जो कोई कोई छोटी छोटी बातें कभी कभी किसी को खराब लग जाती है। तो आपको ना जब भी बोले कभी कोई भी पॉइंट्स किसी के बारे में, तो अगर गुस्से में है तो पहला नंबर बोलिए नहीं, क्या है कि गुस्सा में जो बोलिएगा तो जहरे उगलिएगा, अंदर से पूरा का पूरा जो है वही निकलेगा। तो ये रहती है। और जब स्थानीय लोग किसी को छोटी छोटी बातें बुरी लगती है और वही पता चलता है, धीरे धीरे छोटा बड़ा होने में टाइम नहीं लगाता है,
हो जाएगा आसानी से बड़ा। तो ये पॉइंट्स थे कि औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबाने के लिए ना मुगलों की सेना भेज दी, यानी कि युद्ध वगैरह का भी माहौल क्रिएट हो गया था उस टाइम। किसके साथ? तो सतनामी विद्रोह के अंतर्गत में। अब इसमें गुरिल्ला युद्ध को भी देखा जाता है, तो हमने पढ़ा है, देखा है किसके, इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने करवाई थी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज गुरिल्ला युद्ध बहुत ज्यादा उनका फेमस होता था। इसमें हम बताए थे, जो गुरिल्ला युद्ध का मतलब छापा मार करना। इस पूरी पॉइंट्स आप इससे पहले वाले जो चैप्टर पढ़े हैं, वीडियो देखे होंगे, तो उसमें पूरी अच्छे से 2-3 बार उसमें आई है गुरिल्ला युद्ध के बारे में। तो ये क्या होता है, तो गुरिल्ला युद्ध एक प्रणाली ऐसी युद्ध की नीति है, मतलब एक ऐसा पॉलिसी होता है इनका, जिसमें छोटी सेना या सैनिकों का समूह अचानक क्या करता है, दूसरे पे, अपने जो विद्रोही है, अपना जो शत्रु है, उस पे हमला करता है अचानक, बिना इंफॉर्मेशन दिए हुए, और फिर तेजी से सुरक्षित स्थानों पर लौट जाना। नहीं, हम लोग लुका छिपी खेलते, धप्पा, इस टाइप का। मतलब देख रहे हैं उनका जो छोटा जो सैनिक है वो क्या काम करे, अचानक फिट हो जा रहा है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस युद्ध प्रणाली का बहुत प्रभावी ढंग से क्या किया था, तो बहुत ज्यादा इनका रहता है प्रभाव इस युद्ध में, बहुत ज्यादा हम इनके बारे में पढ़े रखे हैं। इसकी विशेषताएं थी अचानक हमला करना, छोटे टुकड़ों में लड़ना, इसी के साथ साथ शत्रुओं को भ्रमित करना, यानी कि नहीं बॉम्ब में डाल देना, नहीं हम यहाँ पे हैं, वहां पे कोई चीज रहता नहीं है, इस तरीके से। पहाड़ों और क्या है, जंगलों का लाभ उठाना, शत्रुओं की कमजोर जगह पर हमला करना, यानी कि पता है आपको कि इस पॉइंट्स वो इस मतलब किसी की कमजोरी जब पकड़ लेते तो आप दूसरे लोग क्या करते, उसकी कमजोरी पे ही वार करते। तो ये इतना, और हमला के तुरंत बाद कहाँ जाने जाना, किसी जगह पे, सुरक्षित जगह पे छुप जाना, ताकि हम बच जाए, सेफ रहे। इस टाइप का किला वगैरह देखते रहो, यहाँ पे हम छुप सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये इस टाइप का लड़ना गुरिल्ला युद्ध कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जो कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि हमने किसके बारे में देखा, मराठा सैनिक मुगल सेना पर अचानक हमला करते थे और फिर पहाड़ियों में चले जाते थे, और इससे बड़ी क्या होती थी, मुगल सेना को उनका पीछा करना कठिन हो जाता था, और इस टाइप का ये युद्ध चलता रहता। तो ही तो धीरे धीरे वो कमजोर हुआ मुगल साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य का पतन हो गया इतनी आसानी से, यानी कि कुछ ना कुछ तो कमियां रहती है किसी के साथ में। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। फिर है आपका क्षेत्रीय प्रतिरोध का, जो क्षेत्रीय उनका जो प्रतिरोध होता है, इसका मुख्य कारण क्या क्या सब था। आज क्षेत्रीय लोगों में तो हम किसके किसके बारे में बात किए थे, मुगल के, एक जाट के बारे में, राजपूतों के बारे में, नहीं सिखों के बारे में, इससे पहले सिख गुरु की परंपरा में हम देखे सिखों के बारे में। तो देखे है ना, ये सब उनके जो लड़ने का, लेकिन इम्पोर्टेंट कारण क्या थे, क्यों लड़ रहे थे ये। तो देखो, मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था, अकबर भी बढ़ाया, और अकबर के काल में बहुत ज्यादा विस्तार की बात हुई थी, इसलिए इतने बड़े क्षेत्र को नियंत्रित करना भी कठिन हो गया। अब इतना बड़ा क्षेत्र जो हो जाए, अब उसको कंट्रोल भी तो होना चाहिए। देखो, जब जितना बड़ा है क्या हो, जो पोस्ट रहता है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी आती है साथ। जितना बड़े पोस्ट पे है उतनी बड़ी जिम्मेदारी, जितना बड़ा सपना है उतना ज्यादा मेहनत लगता है। तो अब इसमें देखो, इसके अलावा लगातार युद्ध हो रहे थे साथ साथ, करो का बोझ बढ़ रहा था, यानी कि टैक्स बढ़ा रहे थे ये लोग, ये जजिया कर दोबारा लगा दिए। क्षेत्रीय शासक और स्वतंत्रता चाहते थे, सभी जितने भी शासक थे वो चाहते थे हमें अपने पर, मेरे ऊपर कंट्रोल मत करो, लेकिन ये कंट्रोल करता था, बोलता था हाँ कर दो, ये दो वो दो, इस तरीके के। तो ये अब किसानों और स्थानीय लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष की भावनाएं बढ़ रही थी। कई धार्मिक और राजनीतिक समूह मुगलों की नीतियों से असंतुष्ट थे, मतलब हमें क्या करना था, अलग अलग ये कर ले रहा है, पहले क्या दिया जाता था, मंदिरों के लिए कर लिया जाता, हमारी मंदिरें भी तोड़ी जाती थी। तो इससे हमारे अंदर आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और इन सभी कारणों से हम चाहते थे मुगल साम्राज्य को ही भगा दे, इसलिए हम लड़ते थे। इन कारणों से मराठा, जाट, राजपूत, सिख, सतनामी और अहोम जैसी शक्तियां मुगलों के क्या हो गई थी, विरोध में खड़ी हो गई थी, यानी कि ये इम्पोर्टेंट कारण है इसका। तो ये पॉइंट्स आपको हम कम्प्लीटली ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो आगे इसके बारे में, तो अब क्वेश्चन आंसर, यानी कि इस पूरा चैप्टर से हमें ये तो समझ में आ गया, जो 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, यानी कि 1600 से 1700 के बीच में बहुत ज्यादा
मुगल साम्राज्य के पे क्या होता था, हमेशा लड़ाई के पॉइंट्स रहते थे, युद्ध की नीति चलती थी उस टाइम। और इनका विद्रोह, मुगलों का क्या किया गया था उस टाइम, ज्यादा से ज्यादा विद्रोह किया था क्षेत्रीय लोगों के द्वारा, क्षेत्रीय शक्तियों के द्वारा। समझ में आया ये चैप्टर। अब इसके इम्पोर्टेंट ये आपके प्रश्न उत्तर अभ्यास के भी हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक्सरसाइज वाले आप देख लिया करो, ठीक है। तो पहला सवाल आपका है, राजपूतों की स्त्रियों के चारित्रिक गुण का वर्णन कीजिए, यानी कि क्या गुण था, क्या क्वालिटी थी उनके अंदर। तो देखो क्वालिटी ये रहती थी, जो आत्मसम्मान के ऊपर में वो क्या थी, वे स्त्रियां साहसी, स्वाभिमानी और त्यागी, यानी कि आसानी से हम त्याग दे किसी भी वस्तु को। तथा कर्तव्यनिष्ठ, यानी जो कर्तव्य उनका वो एकदम पूरा करना, कठोर रूप से काम माना जाता था जो वो थी। अपने परिवार, राज्य और सम्मान के प्रति समर्पित रहने वाली सब थी। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और जो उनका जो बोलते थे पेशेंस जो है और साहस कभी कम नहीं होता था, इनका परिचय हमेशा देती थी। इसी के साथ साथ राजपूत समाज में वीरता, निष्ठा, आत्मसम्मान और त्याग को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाता था। यानी आज भी हम लोग ऐसे हैं, लेकिन क्या पूरी तरीके से ऐसे है नहीं, अपने अपना स्वार्थ देखते हैं। लेकिन उस टाइम वो लोग क्या नहीं देखते थे, स्वार्थ नहीं, सबका सम्मान, सबका अधिकार, मतलब सेम टू सेम अच्छे से ये काम करती थी, पूरी घर परिवार सबके लिए, ये इस तरीके से थी। फिर आपका सवाल है, क्या राजपूत शासकों की वीरता से मुगल जो शासक सदा ही प्रभावित रहे? राजपूतों की जो वीरता से मुगल प्रभावित रहे हमेशा, ऐसा क्यों? तो देखो, राजपूत शासक अपनी वीरता, साहस, युद्ध कौशल, स्वाभिमान और निष्ठा के लिए शुरू से क्या है, प्रसिद्ध रहे। क्योंकि हमारे धर्म में हम लोग जानते हैं, जो जब स्टार्टिंग होती है वैदिक काल, तो उसमें हमने पढ़ा है क्या, जो राजपूत लोग क्या करते थे, तो राज्य को चलाते थे और इसके साथ प्रजा का पालन करते थे। तो उनकी युद्ध नीति तो नहीं बोलते, रक्त के अंदर ही मौजूद रहती है। और वे कठोर परिस्थितियों में भी युद्ध करने से पीछे नहीं हटते थे। अपने राज्य और तथा सम्मान के लिए क्या करते थे, हमेशा संघर्ष करने को तैयार रहते थे। यानी राज्य की हो या फिर सम्मान की रक्षा हो, वो हमेशा रेडी रहते थे। उनका इसी बहादुरी और युद्ध कौशल से मुगल शासक प्रभावित रहते थे। हमेशा किसी से प्रभावित रहते थे, यही चीज से। इसलिए मुगल शासकों ने कई राजपूत शासकों को क्या किया, अपने प्रशासन और सेना में भी महत्वपूर्ण पद भी दिए थे। ये इनकी पॉइंट्स रहती है। फिर अब आप जो यहाँ पे देखेंगे, जो अगला सवाल, स्थानीय शासकों का रणभूमि और के अतिरिक्त विज्ञान और स्थापत्य कला जैसे क्षेत्रों में क्या योगदान रहा? यानी कि सिर्फ युद्ध में ही नहीं, बल्कि विज्ञान में, स्थापत्य कला में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। किसका? स्थानीय क्षेत्र, जो अलग अलग जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका। तो किस तरीके से रहता है, चलो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो स्थानीय शासकों ने युद्ध के अलावा विज्ञान, शिक्षा, कला और स्थापत्य के विकास में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने किले, महलों, मंदिरों और वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। अभी अभी आपको पढ़ाया, जो जंतर मंतर का निर्माण भी कराए थे। कौन से राजा ने करवाए थे, ये आप कमेंट में बताएंगे जंतर मंतर के बारे में, ठीक है। अब देखो, विद्वान और कला का भी ये क्या करते थे, संरक्षण दिए। सवाई जयसिंह द्वितीय ने खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया, जंतर मंतर जैसी वेधशालाओं का निर्माण करवाया और इससे विज्ञान और स्थापत्य का दोनों कलाओं का क्या हुआ, विकास को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला था। तो इसके ये नहीं जो सब लड़ते ही थे, बल्कि ये सब काम में आगे रहते थे। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना। फिर है अगला सवाल, कृषि और अध्यात्म से जुड़े लोग कैसे कुशल योद्धा बन जाते हैं? यानी कि या तो किसान जो थे, या फिर जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो भगवान का पूजा अर्चना में बिलीव करते, ज्यादातर वो क्या है, ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं युद्ध किए थे। तो वो किस तरीके से अपने आप को इस अध्यात्म की दुनिया से वो युद्ध कौशल, अच्छे कुशल योद्धा बने थे? तो चलो देखो, कृषि और अध्यात्म से जुड़े लोग अपने शारीरिक परिश्रम, अनुशासन, साहस और आत्मविश्वास के कारण कौशल योद्धा बने। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये जो लिखा हुआ है शारीरिक परिश्रम, ये आपको ध्यान रखना है, एक हो गई। और अनुशासन और साहस और अध्यात्म, आत्मविश्वास, ये चार चीज जब इसके पास रहती है,
तो वो कुछ भी कर सकता है। वो ऐसा नहीं जो पहले के जमाने में, आज भी वो कुछ भी कर सकता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, आपको भी करना है। आप पहले जो मेहनत होती है, परिश्रम वो कीजिए, अनुशासन में खुद से रहिए, साहस अंदर, ऐसा नहीं हार मान जाना, ये नहीं होती। आप हार नहीं मानिए। और नेक्स्ट है आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। हम ये कर सकते हैं, हम बहुत नहीं। तो आप ये सब जो वर्ड्स देखते हैं, तो इस कारण से आज भी लोग क्या किसको प्राप्त करते हैं, तो सफलता को। कारण कुशल योद्धा बने। किसान खेत में कठिन मेहनत करने के कारण शारीरिक रूप से मजबूत होते थे, जबकि आध्यात्मिक शिक्षा में उत्पन्न धैर्य, आत्मसंयम और निडरता जैसे गुण विकसित हो जाते हैं। जब आत्म क्या हो सकते हो आप, ये रहते हैं ना, आध्यात्मिक लोग रहते हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके अंदर बहुत ही ज्यादा संयम होती है, पेशेंस। और पेशेंस एक बहुत ही क्या बोल सकते हो, एकदम अच्छी नीति हमारे लिए हो जाती है। एक अच्छी चीज है जो आपको अंदर हो, तो ही तो नहीं, हड़बड़ नहीं करना है, एकदम शांति से। इन सब के कारण क्या होता था, जो आवश्यकताओं पड़ने पर अपने राज्य के समाज को और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हथियार उठाए और युद्ध कौशल भी सीख लेते थे। ये पॉइंट्स इन्होंने, ये तो अपने जो किसान अपने खेत के लिए काम करते थे, हमेशा शारीरिक रूप से वो मेहनती होते थे। जो कुछ लोग अध्यात्म से जुड़े हुए लोग रहते, वो शिक्षा से, संयम से, धैर्य उनके पास रहती थी, साहस से वो काम लेते थे। अब जब ये देखते थे ना, जब हमारे राज्य की परिस्थिति खराब हो रही, तो वो युद्ध करने से भी पीछे नहीं हटते थे। ये आपको ध्यान में रखना है। कृषि और अध्यात्म से जुड़े हुए लोग कैसे योद्धा बनते थे, जब अपने आप पर संकट आते थे, उनके राज्य पर संकट आते थे, इससे बचाने के लिए वो क्या बन जाते थे, योद्धा बन जाते थे। तो क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? सारे पॉइंट्स क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल व संगठित सेना का मुकाबला करने में गुरिल्ला युद्ध की प्रणाली की क्या भूमिका हो सकती है। यानी कि मुगल साम्राज्य का जो सेना था बहुत बड़ा विशाल था, ज्यादा था, संगठित था, अच्छे से चुन चुन के वो सैनिकों लेते थे। उस सैनिकों को, उस सेना को क्या होता था, तो युद्ध की प्रणाली, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में क्या उनकी भूमिका होती थी। तो देखो, विशाल और संगठित सेना का सामना करने में गुरिल्ला युद्ध प्रणाली बहुत प्रभावी हो सकती है। इसमें छोटी छोटी टुकड़ियों में अचानक हमला करके तुरंत पीछे हट जाती थी। इससे बड़ी सेना को अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग करने का अवसर नहीं मिलता। पहाड़ों, जंगलों और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों का लाभ उठाकर छोटी सेना बड़ी सेना को भ्रमित करके कमजोर कर देती थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस युद्ध नीति का प्रभावी उपयोग किया है। यानी कि जब छोटे छोटे अचानक युद्ध करके उसको भ्रमित कर देते थे, छुप जाते थे, मतलब इस तरीके से वो लड़ते थे, जिस कारण उनका विशाल और संगठित सेना भी टुकड़ों में हो जाता था, बढ़ जाता था, खत्म हो जाता था। ठीक है, ये याद रखना है। फिर आपका सवाल क्या है, जाटों द्वारा मुगलों के प्रतिरोध के क्या कारण थे, इम्पोर्टेंस है। तो जाटों के द्वारा मुगलों के विरोध बोलिए, या कि मुगलों के विरुद्ध जो प्रतिरोध था, जो उनका विद्रोह था, उसके बहुत सारे कारण थे। जैसे यहाँ पे है, भारी करों का बोझ बहुत ज्यादा, ये क्या ले जाते, जाट किसान से करों के लिए परेशान थे, टैक्स देने के लिए। कठोर प्रशासन, यानी कि मुगल अधिकारी कठोर व्यवहार से बात करते थे, उनमें इनके लिए असंतोष की भावनाएं होती थी। अत्याचार और शोषण, यानी कि स्थानीय अधिकारी द्वारा किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। स्वतंत्रता की इच्छा, यानी कि जाट अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रहना और शासन करना चाहते थे। अपने अधिकारों की रक्षा, यानी वे भूमि, वे उनका जो अपना अधिकार है, उनका जो भूमि है, उनका जो जगह है, संपत्ति है, और उसके अधिकार की वो रक्षा करना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे जो मुगल लूट के चले जाए। और संगठन की भावना, यानी जाट किसानों को एकजुट होकर मुगल साम्राज्य के विरुद्ध क्या करना चाहते थे, विरोध में खड़ा करना चाहते थे। और स्थानीय नेताओं का नेतृत्व भी था, जैसे कि गोकुला, राजाराम और चूड़ामन जैसे नेता जाटों का क्या किए थे, संगठित कर संघर्ष को आगे बढ़ाने का ये काम किए थे। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, जो जाट क्यों लड़ते थे। फिर इसमें किसान वगैरह सब थे, इनको कर ज्यादा लिया जाता था, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, ये सब कारण थे इनके लड़ने के, मुगलों के विरुद्ध खड़े होने की। तो क्या इतना पॉइंट्स आपका क्लियर है? इतना पॉइंट्स क्लियर है। तो अब है आपका सतनामी का विरोध। इसके बारे में हमने पढ़ा है, ये सवाल है, सतनामी के विद्रोह,
सतनामी विद्रोह के कारण एवं परिणाम के क्या थे, परिणाम को लिखना है। तो देखो सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी में नारनौल के क्षेत्र में हुआ था मुगलों के विरुद्ध। इसके प्रमुख कारण और इसके जो परिणाम निकले वो निम्नलिखित है। तो पहले हम कारण को देख लेते हैं। तो इसका कारण था मुगल अधिकारियों का कठोर व्यवहार, सेम कारण था दोनों होगा। स्थानीय मुगल अधिकारी व्यवहार में अजीब तरीके से बर्ताव करते थे, इसमें असंतोष था। स्थानीय विवाद यानी कि एक छोटे स्थानीय विवाद से धीरे धीरे ये संघर्ष का रूप ले लिया। कर का बोझ किसानों और सामान्य लोगों पर ज्यादा से ज्यादा कर का दबाव रहता था। अन्याय का विरोध यानी सतनामी समुदाय मुगल अधिकारियों के अन्याय और अत्याचार का विद्रोह करना चाहते थे। और स्वतंत्रता की भावना यानी कि वे अपने जीवन और धार्मिक विश्वासों में स्वतंत्र चाहते थे। ये क्या सतनामी विद्रोह के क्या परिणाम निकले थे, ये सब कारण थे। इसके परिणाम यानी युद्ध करने के बाद क्या परिणाम निकलता है, तो सतनामियों ने कुछ समय के लिए नारनौल क्षेत्र में मुगलों के शासन को क्या दी, चुनौती दी, उनके प्रशासन को चुनौती देती है। विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब ने मुगल की सेना भी भेजी थी। मुगल सेना ने अंततः सतनामियों के विद्रोह को क्या किया, दबा दिया। इस विद्रोह से मुगल शासक के विरुद्ध स्थानीय असंतोष बढ़ती गई। इनका जो असंतोष का भावना स्पष्ट होता गया। इससे यह पता चलता है कि मुगल साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रतिरोध बढ़ रहा था। कैसे, क्योंकि ये मेनली पॉइंट्स है आपको, जो हमेशा ये पहला नंबर इसका बिहेवियर ठीक नहीं था, अजीब तरीके से इनकी बिहेवियर होती थी। साथ में इसके साथ आपको कर का ज्यादा से ज्यादा बोझ दिया जाता था, उनके स्थानीय लोगों पर अधिक से कब्जा किया जाता था। इन सभी पॉइंट से लेके स्थानीय लोग क्या करते थे, विद्रोह किया करते थे। तो क्या ये पॉइंट्स आपको क्लियर है, ये पॉइंट्स पूरे क्लियर है, बताना एक बार। तो देखो इस साथ ही जो इतने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो इस चैप्टर के पॉइंट्स थे, हमने सारे कंप्लीट कर लिए। तो आपका आज चैप्टर कौन सा हो गया, 5th हो गया। अगली वीडियो चैप्टर 6 पे आएगी। तो देखो चैप्टर 1 और 6 आपको रिवाइजिंग में ध्यान में रखना है, और इसका जैसा मैंने बताया शॉर्ट नोट्स टाइप के इसका बना के रखना है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, आप देखते रहो, पढ़ाई करते रहो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, इसमें जो रहती है कभी कभी आपका जो हमेशा जो वीडियो आ रही है तो उसको कंप्लीट कर लिया करो। और ऐसे ही मतलब बोल सकते हो जो आउट भी आपका करना है। मैं आपको लाइव में क्या बताई थी, जो टेस्ट रखूंगे तो इसे भी अटेंड करने हैं। मतलब सब कुछ धीरे धीरे आपको मिलती रहती है यहाँ से, और वो भी कहाँ पे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर रखिएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है।